Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज फर्स्ट एग्जाम हुआ प्राइमरी टीचर का। इससे पहले टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी वगैरह के एग्जाम्स हमने देखे, पेडागोजी देखी और एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस रहेगा अगले 7 दिनों में जिनके भी पीआरटी के एग्जाम्स हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचिंग, मतलब मेरी नज़र में टीचिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही सेंसिटिव काम मुझे लगता है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ा गिल्ट भी साथ साथ चला, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट पे चैलेंजिंग टाइम रहा पिछला 1 से 1.5 महीना। और अब मुझे आज सुकून बहुत ज़्यादा है। टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम देख करके भी शांति थी, बट आज बेहद खुशी है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख करके कि जो भी चीज़ें हमने की हैं, ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे ही, बट अगर आपने सिर्फ अच्छे से क्वालिटी टीचिंग और क्वांटिटी में डिफरेंस कुछ तो आज आपको पता लगा होगा एग्जाम देकर के, और दूसरा डिफरेंस आंसर की आने पे पता लग जाएगा, क्योंकि भर भर के चीजें करना और क्वालिटी या कॉन्सेप्चुअल चीजें करना दो अलग चीजें हैं, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो 2 चीजें जो आप ध्यान रखें। मैं सभी को जब ऑल द बेस्ट बोल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, उनको हम बाद में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम पहले कर लेते हैं, है ना। पेपर अच्छा आया अगर देखा जाए सभी सब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करें तो हिंदी में एक आपकी जो रिमझिम करके एक बुक है, उस पे क्वेश्चंस बन गए, जबकि हिंदी में सोचो ना तो कोई डिस्कस करेगा, भाई रिमझिम कौन पढ़ाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, बट आए क्वेश्चंस उससे भी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा। आगे वाले लोग उसको तैयारी कर लें। बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड ऑल, इन सब पे क्वेश्चंस थे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे क्वेश्चंस थे, और ये सभी चीजें खुशी की बात है हमने की हुई हैं। अब आपको आगे जिनका भी एग्जाम है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। जिनका भी एग्जाम अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी तैयारी थोड़ी सी मेहनत से की थी, एग्जाम ठीक जाना चाहिए। अगर आप बैचेस वगैरह में भी थे, पेपर अटेम्प्ट करते समय एक तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स कहां से बनेंगे, जब आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा एक अच्छे सोर्स के साथ, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने कोर्स लिया है, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं। अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक, ज्यादातर लोगों के लिए यही चीज होती है। तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स, जो आपने सीखा है उस कॉन्सेप्ट पे स्टिक करें, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो आपके सामने। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज, कि पूछा क्या जा रहा है। ये 2 चीजें जरूर आप ध्यान में रख लीजिए। बहुत सारे नंबर आपके बच जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको आता है, लैंग्वेज आप पढ़ के समझ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से की हुई है सही दिशा में, तो ये बात सही रहेगी। ठीक। दूसरा, अगर आप यूट्यूब पर ही हैं सिर्फ, तो उस केस में ये 6th सेशन है प्रैक्टिस का, है ना। इस बार क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाई है सेशंस की, है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो कि आपको पता है, बार बार क्या ही डिस्कस किया गया है। तो ये 6th सेशन है जिसमें हमने बात की है, इससे पहले प्रैक्टिस की, कल हमने मैराथन भी किया, उसके अलावा हमने प्रैक्टिस सेशंस किया, एनालिसिस किया पेपर का, वो आप देख लीजिए। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर ही हैं, बैचेस में आप नहीं हैं, उससे भी आपकी काफी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर आप बैच में हैं, है ना, अगर आप बैच में हैं करियर विल पर, पेडागोजी स्पेशल में रहे हों या फिर एक कंप्लीट बैच में रहे हों केवीएस के, सिर्फ और सिर्फ जो लाइव सेशंस भी हुए ना, सिर्फ और सिर्फ जो लाइव सेशंस भी हुए हैं, और ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस सेशन अगर हटा दें तो 29 सेशंस जो हैं आपके, 1.5 घंटे 2 घंटे की जो क्लासेस हैं, उनकी पीडीएफ्स, इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए। ऐसा भी हुआ है आज मैं जो देख रही हूँ, जैसे हर्बर्ट की स्टेजेस कितनी है, ये क्वेश्चन आया। इसको मैंने क्लास शुरू करते हुए ऐसे ही बस बता दिया आपको कि इन्होंने 6 स्टेजेस में बांटा है, और ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बोला मैंने। आज मैं चेक कर रही थी क्लास, जो बैच की क्लास है, ये क्वेश्चन आ गया। तो जो भी उन 29 सेशंस में है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, बजाय कि भटकने के इधर उधर। ये मैं टोटली आपके भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप बैचेस में हैं तो आपके पास ऑलरेडी इनफ मटेरियल है। पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा, 1-2 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक, लोग इजी कॉन्सेप्ट्स में भी गलती कर रहे हैं, वो आप आंसर की आने पे भी देखेंगे कि कितना क्लैरिटी से आपको पढ़ाया गया है, या आपने कितने अच्छे से बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है, उसका आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे बहुत अच्छा एग्जाम गया है, बट जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा नहीं रखा, उनको दिक्कत होने वाली है ना। फिर उनको दिक्कत होगी। एक छोटे से चीज में भी आज दिक्कत हुई है, बाल वाटिका की एज तक में। जब हम ईसीसी की कल बात कर रहे थे, 3 से 6 की भी बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने ये चर्चा की है। लास्ट में मैं कल आपको बता रही थी 5+3+3 वाला, वो भी आ गया एज इट इज, है ना। और ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए आते हैं अब वापस से और समझते हैं चीजों को, क्या क्वेश्चंस आए हैं, और उसके हिसाब से चलेंगे। देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हम करते रहेंगे। ठीक। हाँ,
एक मिनट रुकिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, वो मैं एक बार लेकर के आता हूं। लास्ट में करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, वो लास्ट में करेंगे, वो पेज दूसरे रूम में रह गया, दूसरा रूम है लॉक्ड। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। विच सेक्शन एडवोकेट्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, हमने क्वेश्चंस वाले सेशन में भी की है ये चर्चा, और आरटी पढ़ते समय भी की है। ठीक, तो एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जब हम बात करें, 2 साल में गठन होता है ना, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ रिन्यूअल हम देखते हैं, हर महीने एक बैठक होती है। सेक्शन 21 में आपकी एसएमसी की बात हुई है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए, 50% जो मेंबर्स हैं वो फीमेल्स होनी चाहिए, 50% आपके जो पेरेंट्स हैं वो इसके मेंबर होंगे, हेड भी उन्हीं में से कोई एक होगा। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, तो सेक्शन 21 इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो हमें एसएमसी को अच्छे से पढ़ करके जाना है। दूसरी एक चीज अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के होने के साथ साथ सेकंड मेन फंक्शन क्या हो सकता है प्रिंसिपल का, टीचर या फिर अथॉरिटीज के साथ रिलेशन या कंट्रोलर। तो मेरे ख्याल में इसका जो उत्तर है वो सुपरवाइजर होना चाहिए। एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने लैंग्वेज पूछने में गड़बड़ी की हो, या ठीक से ऑप्शंस में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो, तो वहां पे लैंग्वेज का और ऑप्शंस का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हल्की सी लैंग्वेज चेंज है तो रट्टे नहीं लगाने, हमें किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रखना है। ठीक है ना बात? चलिए समझते हैं चीजों को। बहुत ही बढ़िया आप लोग जुड़े हुए हैं, इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पूरा अटेम्प्ट करके आओ। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ, तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया होगा, एनवायरमेंट पे बेस्ड कौन सी एक लर्निंग के का स्कूल है, तो बिहेवियरिज्म जो है यहाँ पे सही होना चाहिए। व्यवहारवाद टोटली एनवायरमेंट पे फोकस करता है, जेनेटिक्स को बिल्कुल इग्नोर करता है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी क्वेश्चन था, लर्निंग बाय डूइंग डायरेक्टली पूछ लिया है ना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, करके सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को एक्टिव रखेंगे। प्याजे वाइगोस्की से सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैंने कहा वो जो 29 सेशंस हैं सिर्फ इस बार वाला सिलेबस, उसको अच्छे से रिवाइज कर जाओ। अगर हम बात करते हैं स्पेंसर डिस्क्राइब्ड एजुकेशन एज, अब ये डिफरेंट आ गया क्वेश्चन है ना। हर्बर्ट स्पेंसर की इन्होंने बात की है और उन्होंने एजुकेशन किस तरह से देखा, तो कंप्लीट लिविंग इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का जो पर्पज है कि कंप्लीट लिविंग पे वो फोकस करते हैं, या प्रॉपर पूर्ण जीवन पर। ए ऑप्शन। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये ऑफ कोर्स हमने नहीं किया है, मैं आपको बताते हुए भी चलूंगी क्या नहीं किया है। विच इज अ कम्युनिटी रिसोर्स फॉर लर्निंग, कम्युनिटी रिसोर्स यानी जो हमारे लिए सामुदायिक संसाधन का काम करे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर सिनेमा हॉल की, टेम्पल की, हॉर्स स्टेबल की, ये सारे ही क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स के रूप में काम करेंगे। लेकिन इन सब में यहां अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में सिनेमा हॉल ज्यादा बेटर ऑप्शन रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा अंतर हो, क्योंकि ये चारों ही ऐसे देखा जाए तो रिसोर्स हैं, बट क्लोजली जिसमें हम एजुकेशन में यूज भी कर लेते हैं, कई बार बच्चों को ऐसी मूवीज भी दिखाते हैं जो एजुकेशनल होती हैं, वो सिनेमा हॉल ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, कई लोग आपको बहुत उछलते कूदते मिलेंगे आज, उनसे बच के रहिएगा, अपनी तैयारी आगे की शांति से करिएगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको लग रहा होगा ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, ऐसा पेपर में बहुत लोगों को लगा है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। उसका रीजन यही है, उनको लग रहा है इजी है सब कुछ, ही तो पढ़ा है, FLN भी पढ़ा है, फलाना भी पढ़ा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना, उससे आंसर जज हो जाएगा और नंबर चले जाएंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा, ये बात मैं बार बार कहूंगी आपको। विच वन इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, तो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर अगर हम देखें इन चारों में, तो स्किज़ोफ्रेनिया इन सब में सबसे ज्यादा सीवियर माना जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्यूसिनेशंस होती हैं, आपका टेस्ट, स्मेल, अलग अलग चीजें आपको दिख सकती हैं, महसूस हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीवियर है वो आपका स्किज़ोफ्रेनिया है। फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स किस में होते हैं, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। मूड स्विंग्स की कल हम बात कर रहे थे ना, एडोलसेंस में होते हैं, लेकिन वो अगर अपने आप में एक प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल मूड स्विंग्स ओके हैं, बट फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स या बहुत ही एक्सट्रीम में, तो मूड स्विंग्स से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर पूछा जाए तो आप बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी तो बच्चे हैं इन दोनों के सामने, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर के सामने, है ना, मतलब आम भाषा में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, सिलेबस बेस्ड नहीं था। एनसीएफ इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कई लोगों से पूछा गया, एनसीएफ इज प्रिपेयर्ड बाय, किसने तैयार किया एनसीएफ को, तो एनसीएफ को तैयार किया है एनसीईआरटी ने। जब भी हम एनसीएफ पढ़ते हैं, मैं हमेशा एक बात आपसे कहती हूं कि जब भी बात एनसीएफ की होगी,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्कूल के लिए बनाया जाता है ना, चाहे हम 1975 वाले की बात करें, 88 की बात करें, ईयर 2000 की बात करें, है ना, या फिर 2005 की बात करें, इससे आगे वाले अभी पूछ नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो ये चारों की ही बात आएगी। तो स्कूल में काम कौन करता है? स्कूल की सारी जिम्मेदारियां एनसीईआरटी निभाता है अगर देखा जाए, तब जाकर के सीबीएसई उसको लागू करता है। जैसे मनोदर्पण स्कीम भी है अगर, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट उसको भेज रही है या लागू कर रही है, इनिशिएट कर रही है। ठीक, उस पर फिर एनसीईआरटी में एक प्रॉपर जिम्मेदारी उसकी ली जाएगी और सीबीएसई उसको कंपल्सरीली अप्लाई करेगा। तो ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो एनसीएफ एनसीईआरटी बनाते हैं, लेकिन जैसी बात होती है एनसीएफ टीई की, यानी टीचर एजुकेशन, जब टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफ बनेगा तो वो एनसीटीई बनाएगी, लेकिन नॉर्मल स्कूल एजुकेशन के लिए जो खाली एनसीएफ लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी बनाएगी। तो एनसीटीई कब होगा? जब हम, हाँ, एनईपी का फुल फॉर्म पूछा था, वो भी आऊंगी, मैं भी बताऊंगी। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन शेयर किए हैं, जिनका कल एग्जाम है वो भी शेयर करेंगे। एक मैराथन और लूंगी मैं, जहां तक है कल ही ले लूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन? अब ये बच्चे को पता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में मैंने साफ क्लियरली कहा है, अगर इस तरह की कंफ्यूजन बने तो सबसे इंपॉर्टेंस ज्यादा किसको देनी है? स्कूल को देनी है आपको, है ना, क्योंकि स्कूल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और में आ जाए। सोसाइटी एक बार को, या बाकी होम जो है वो तो है ही नहीं, प्राइमरी का हिस्सा है ना, तो स्कूल को। अब ये मत कह देना मीडिया भी तो होगा, वो एक पर्सपेक्टिव से पेपर बनाया जाता है, आंसर की उनके हिसाब से चलेगी, हमारे नहीं। ठीक, तो स्कूल। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी? या फिर अब लर्निंग डिसेबिलिटी देखें, इसका क्वेश्चन कुछ और रहा होगा, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है? तो अगर हम बात करें तो सिर्फ एक चूज करना पड़े, इतनी बुरे दिन आ जाए तो डिसलेक्सिया कर लेना, अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ ना कुछ नॉट वॉट लगाया होगा उन्होंने। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे भाई ने बताया कि डिस्प्रेक्सिया पे भी क्वेश्चन था कि मस्कुलर जो कंट्रोल है उसमें प्रॉब्लम होती है, पेन पकड़ने में, ये इस तरह की चीजें होती हैं डिस्प्रेक्सिया में। तो मसल कंट्रोल या मोटर स्किल्स पे प्रॉब्लम आती है, वो डिस्प्रेक्सिया है। ठीक, कैलकुलिया मैथ्स के लिए होता है, ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है। शोज चेंजेस इन दी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की गुणवत्ता में और उनकी विशेषताओं में परिवर्तन जो है वो लर्निंग से भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है ये किस तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन, आपको इसका मूड समझना है क्वेश्चन का, तो आंसर इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव चेंज की बात कर रहा है। मोटर स्किल डिसऑर्डर, एग्जैक्टली आचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टेजेस हैविंगर्स्ट हैज गिवन? तो हैविंगर्स्ट ने कितनी स्टेजेस दी हैं? ये मैंने वो जो डेवलपमेंटल टास्क का सेशन लिया था ऐप पर, शुरू करते समय यही बताया था कि 6 स्टेजेस हैं। अब वो प्रोबेबिलिटी ऐसी रही कि आ गया, नहीं तो ये 6 स्टेजेस हमने पढ़ी नहीं अलग अलग से, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन जस्ट यही पूछ लिया क्योंकि इतना बता दिया बस कि 6 स्टेजेस हैं, तो वो चीज आ गई। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बार बोलती भी हूँ क्लास में कि पता नहीं है कि जो बोल रही होती हूँ वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार लोगों को वो कहानियां लगती हैं, वहां से चीजें उठ के भी आती हैं। तो ये 6 स्टेजेस हो गई हैविंगर्स्ट ने। और डेवलपमेंटल टास्क पे भी एक क्वेश्चन था कि क्या किस उम्र का कौन सा एक चैलेंज है या एक्सपेक्टेशन है, तो उसको क्या कहेंगे, इस तरह का भी। और ये हैविंगर्स्ट की 6 स्टेजेस हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, बर्थ टू 6, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12, ठीक, फिर एडोलेसेंस। चलिए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट इंप्लीमेंटेड इन या एनेक्टेड, एनेक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, ये पूछ रहे हैं। शुरुआत तो हो गई थी 88-86 के दौरान ही, लागू कब हुआ, एनेक्ट कब हुआ? तो एनेक्ट हुआ 1992, 1 सितंबर 1992। आरसीआई बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन की जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह वो भी यहीं से वेरीफाई होती हैं, ठीक है ना। या यही है जो पूरा करता धरता है जो आपकी डिसेबिलिटी रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड, 40%, ये भी पूछा कितने % दिव्यांगता होनी चाहिए अगर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, ये भी सिंपल पूछा है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 डायरेक्ट पूछ लिया, आर नहीं लिखा, तो वही सही होगा। दूसरा आपको पता है इक्वल और ग्रेटर देन 40%, कम से कम 40% डिसेबिलिटी व्यक्ति को होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होगा उसके पास, तब जाकर के उसको लाभ मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो या बाकी जगह पर हो। तो ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, ये अपने आप में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको हम कहते हैं आरसीआई की जब हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिलेशन एनहेंस लर्निंग अमंग टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी बच्चे और यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? तो सोशल रिलेशन, उस तब लर्निंग बेहतर होगी, एनहेंस होगी लर्निंग, इमोशनल या कॉर्डियल। तो इसमें कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे मैं और आप चर्चा करते हैं कई बार। क्या होना चाहिए? फ्रेंडली या कॉर्डियल, सौहार्दपूर्ण। अगर ये होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, ठीक है। ये मत कह देना अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो समय जा चुका है जब क्यों नहीं होगा वाली बात होगी। एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर, इतना आसान क्वेश्चन कल हम मैराथन के लास्ट में ही डिस्कस कर रहे थे, इससे आसान क्वेश्चन धरती पे है नहीं। तो हमें पता है 534 का स्क्वायर
से आपको ये याद कराया था और FPMS भी बताया था, FPMS, ठीक, कल भी चर्चा हुई थी। तो 5+3+3+4 ये भी बताया था कि 4 लेवल हैं अभी स्कूल एजुकेशन में, पहले 10+2 सिर्फ 2 लेवल होते थे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें भी एक क्वेश्चन है बाल वाटिका को लेकर के, तो बाल वाटिका जो है वो कितनी एज तक की बात होगी उसमें। तो ये जो शुरुआत के 5 साल हैं, अगर आपने NEP का वीडियो यूट्यूब पे भी देखा है सिर्फ, तो आपको पता है इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है, 3 साल और 2 साल। 3 साल क्या है, ये फाउंडेशनल ईयर्स हैं, जहां बच्चे को हम ECCE की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ठीक। आर्टिकल 45 इसकी बात करता है, कल भी चर्चा हुई थी। तो अगर हम बात करें 3 साल की, तो यही वो आंगनवाड़ी है, यही वो बाल वाटिका है ना, और यहीं पे हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये मुख्य पॉइंट है उसका 3 से 6 वर्ष, जो ECCE वाला पार्ट है। नहीं, जनरली 3 से 9 तक को वो कवर करता है, बट अगर हम सिर्फ ECCE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फाउंडेशनल स्टेज जब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वगैरह की जरूरत है, तो शुरू के 3 साल है बाल वाटिका या आपका आंगनवाड़ी, और ये शुरू के 3 साल क्या है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है ना। बाकी के जो 2 साल हैं वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए हैं, इस 5 साल के फाउंडेशनल पीरियड में, क्लास 1 और 2 के लिए। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। फोनोलॉजी मीन्स, फोनोलॉजी का क्या मतलब है, तो ये साउंड से संबंधित है, साइंस ऑफ साउंड्स भी कह सकते हैं इसको। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो हम इसके साथ चले जाएंगे। अगर कुछ स्टडी ऑफ साउंड्स हो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है ना। फोनीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैमिली प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन, तो फैमिली किस चीज में सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सामाजिकरण में, मॉरल वैल्यूज को इनकलकेट करने में, ये सब इधर आ जाएंगे। सोशलाइजेशन इज मच बेटर देन दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। देखो कोई कह रहा है कि कुछ इन्वेंट करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन सा लेवल, तो इनोवेशन या क्रिएट करना, सिंथेसिस जिसको क्रिएटिंग भी कहते हैं, उस लेवल में आएगा। हालांकि मुझे किसी ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का कोई क्वेश्चन अभी तक बताया नहीं है, भेजा नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्क इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की जब हम बात कर रहे थे बैच में, जिन लोगों को याद होगा, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, जिनका ध्यान इस बात से हटके होगा कि जो कराया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सोचने पे कि इतना कंटेंट दिया जा रहा है या इतना काम की चीजें कराई गई हैं पिछले 1-1.5 महीने में। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि ये बेस्ट है, ठीक, अगर देखा जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करने की बात करेगी, चेंज की बात करेगी, लीडर्स क्रिएट करने की बात करेगी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या स्कूल डेवलपमेंट, अब एक और ऑप्शन भी हो सकता है कि क्रिएटिंग लीडर्स या स्कूल डेवलपमेंट के आसपास जो है ऑप्शन बेहतर होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग होगी। टेक स्टूडेंट्स टू डिसाइड गोल, ये ज्यादा बेहतर है ना, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लीडर क्रिएट कर रहा है। अगर इनडायरेक्टली देखें, मुझे वैसे डाउट है कि इसके ऑप्शन सही से भेजे गए या नहीं भेजे गए, बट लीडर क्रिएट करने की बात अगर आसपास देख रहे हैं तो वो ए ऑप्शन में, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप करती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल टेक्स हेल्प टू प्रिपेयर करिकुलम, यानी जब प्रिंसिपल या हेड टीचर की जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि वो करिकुलम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो किसकी हेल्प लेंगे या किस किस को करिकुलम डिजाइनिंग में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बहुत हेल्प एनालिसिस के प्रश्नों से हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो हम ये कहेंगे प्यूपिल्स भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, ये स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, जो भी लोग हैं सबको इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। अडोलसेंट स्टूडेंट्स सीक बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ने ये पूछा होगा कि एडोलसेंस में लड़के और लड़कियां जो हैं वो क्या सीख करते हैं, तो वो क्या कोऑपरेशन सीख करते हैं, हाँ कर सकते हैं, एम्पैथी कर सकते हैं, सिंपैथी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर या जरूरी क्या है, वहां पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, तो इमोशनल सपोर्ट सीख करते हैं, और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए व्यक्ति को एम्पैथी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। द मेन अर्ज ऑफ एनईपी 2020, एनईपी 2020 की फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत लगाइएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑप्शन मत टिक कर लीजिएगा। तो मेन अर्ज क्या है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, वो भी अपने आप में है, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में चारों ऑप्शन क्या है, इसको हम दोनों में से अभी कुछ भी मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि देखा जाए तो ये 3R के बारे में भी अगर पूछा होता तो हम कह देते FLN की बात हो रही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेच्योरिटी ऑन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, अब ये एग्जैक्टली नहीं पता, मेच्योरिटी एंड ग्रोथ पूछा है, फीलिंग्स पे,
इमोशंस पे भाई इन सब में जो रिच ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, वो है फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट कितना बेहतर हुआ है, उसी पे आपकी ग्रोथ भी और मेच्योरिटी भी डिपेंड करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक। माइल्ड मेंटल इलनेस कैन बी डेल्ट विद, यानी अगर हल्की मानसिक मंदता है या इलनेस है, प्रॉब्लम है, उसको कैसे डील करें। तो अगर कम है या माइल्ड है तो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कम टुगेदर भी आप कर सकते हैं। काउंसलिंग तो ऑफकोर्स एक पार्ट है ही इसमें, लेकिन सीबी जो है वो एक अच्छा तरीका है इनिशियली डील करने का, है ना। मेंटल इलनेस की बात हो रही है, रिटार्डेडनेस की बात नहीं हो रही है, फिर वहां पे तो सीधा काउंसलिंग या फिर आप मेडिकेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। टीचिंग इन मदर टंग इज इन, मदर टंग में पढ़ाना जो है वो किस आर्टिकल में है। अब ये हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था ये आर्टिकल, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि पूरे 60 के 60 क्वेश्चंस आ गए। आपके अनुसार जो मुझे फीडबैक मिला है 55, 52, 56 इस तरह के मार्क्स आप ले आएंगे, मतलब ज्यादातर उतना कवर्ड है ना। तो आर्टिकल 350A में मदर टंग में शिक्षा की बात हुई है और एटलीस्ट 5th क्लास तक जरूरी है कि हम मदर टंग में पढ़ाएं। व्हाट इज लर्निंग स्पेस, लर्निंग स्पेस या कॉन्ड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट जिसको हम कह रहे हैं वो कौन सा होगा। तो हम कहेंगे नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट इन दी स्कूल। सिर्फ आईसीटी क्लासरूम हो और बच्चे के सर पे गन लगा के खड़ा हुआ है कोई, तो वो क्या हुआ, वो मलाला वाला केस याद कीजिए, पाकिस्तान वाला। तो स्कूल एनवायरमेंट जो थ्रेटनिंग ना हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, सेफ एनवायरमेंट होना चाहिए स्कूल का, बच्चे को सेफ महसूस हो। तो सी ऑप्शन हो गया, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। व्हाट इज पेडागोजी मीन्स, तो पेडागोजी क्या है, आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग, पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है ना। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, इनफॉर्मली पढ़ाना बच्चों को, तो बेटर है यहाँ थ्रू एक्टिविटीज। इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया कि क्वेश्चन क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, है ना, बहुत शॉर्ट में कराई थी मैंने, बट क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट फंसेंगे क्वेश्चंस। सीबीई यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, इसमें क्या होता है, हम मास्टरी पे फोकस करते हैं, बच्चे के सेल्फ पेस पे लर्निंग होती है ना, किसी एक टॉपिक या जो भी हम चूज कर रहे हैं उसकी मास्टरी, पारंगतता, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे। ठीक, तो एक तो मास्टरी पे फोकस होता है, दूसरा एक चीज होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, यानी एक्टिविटी को सेंटर में रख करके चीजें प्लान की जाती हैं। ठीक, इन दोनों पे ही क्वेश्चन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL की बात करते हैं, सेल्फ पेस्ड होती है, टाइम खत्म होने से ज्यादा फोकस या सिलेबस खत्म करने से ज्यादा फोकस मास्टरी ऑफ अ स्किल पे होता है, कॉम्पिटेंसी पे होता है कि आप पारंगत बन जाएं उस एक स्किल में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इट इज डैश ऑफ पेरेंट्स टू एनरोल देयर चिल्ड्रन इन स्कूल, तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ड्यूटी की जब बात आती है, ये क्या है, ड्यूटी है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्यूटी है। आर्टिकल 51A में याद कीजिए, जब भी आपने अगर सिर्फ यूट्यूब पे भी देखा होगा क्या RTE का वीडियो, उसमें भी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि आर्टिकल 51A के तहत ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एनरोल कराएं हर हालत में स्कूल में। ठीक है, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट बन गया 86वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट कब से लागू हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010, बट हम कहते कब है, RTE 2009 ही कहते हैं हम, लागू हुआ है 2010 से। 86 अमेंडमेंट एक्ट में ये बात हो रही है। ठीक, अच्छा एक और चीज पूछी गई जो हमने इन बिटवीन डिस्कस की है सेशंस में, वो क्या है, अभी प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था, स्पेशल एजुकेशन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए RTE में जो रेशो है, इस पे क्वेश्चन आया है आज। RTE में जो रेशो है, प्यूपिल टीचर रेशो, PTR, प्यूपिल टीचर रेशो कितना होना चाहिए, तो हमें पता है 1 to 5th प्राइमरी के लिए और एलिमेंट्री या अपर प्राइमरी जिसको कह देते हैं 6 to 8th, तो प्राइमरी के लिए आपका होना चाहिए प्यूपिल्स 10:1 और अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री के लिए 15:1। ये स्पेशल चिल्ड्रन की बात हो रही है। नॉर्मल वाला रेशो भी वहां गिवन था, 30:1 फॉर प्राइमरी, 35:1 फॉर एलिमेंट्री, और ये 40:1 को एक्सीड नहीं करेगा किसी भी हालत में। ठीक, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है पेपर में, तो 10:1, 10:1 या 15:1 जब 6 to 8 की बात हो रही होगी तो। ठीक, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फ्रेज ऑफ पेस सेटिंग लीडरशिप। अब ये ना तो आपके सिलेबस में गिवन था, लेकिन पूछ लिया, क्या कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज ऑफ पेस सेटिंग लीडरशिप। अब पेस सेटिंग लीडरशिप बेसिकली क्या होता है कि यहां पे जो लीडर है वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट मानता है और ज्यादा स्पीड में चलता है, स्टैंडर्ड्स हाई रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहती हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड्स भी हाई रहेंगे अपने भी लीडरशिप को लेकर के, काम को लेकर के, और एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेंगी, पेस भी हाई रहेगा, जल्दी से या तेजी से काम किया जाएगा।
तो इन सब में अगर देखें ऑप्शंस में तो लेट्स ड्रीम बिग एंड सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। पेस सेटिंग, लीडरशिप, अगर आपके पास समय है, कल पेपर है तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ सकते हो। रोल ऑफ पेरेंट्स टू, कोशिश कीजिए जो इंपॉर्टेंट या मेजर टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें, ज्यादा दुखी ना हो। वर्किंग आवर्स इन अ वीक, जो आपका आरटी कहता ही है, हमने डिस्कस भी कितनी बार किया है ना, 45 आवर्स, कितने, 45 घंटे। और कितना लड्डू पेपर चाहिए हमको, कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे डिफिकल्ट, और आसान क्वेश्चन जो लोग गलत कर रहे हैं ना वो पछताने वाले हैं आगे जाकर के। 45 वर्किंग आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 45 घंटे, इंक्लूडिंग लेसन प्लानिंग या प्रेपरेटरी आवर्स। ये किसके लिए है, टीचर के लिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे। रोल ऑफ पेरेंट्स टू एड्रेस द मेंटल इलनेस ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा जो है मेंटली अगर इल है तो पेरेंट्स का क्या रोल होगा मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ महसूस नहीं करता। स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड एंड एंजॉयिंग शेयर्ड एक्टिविटीज, अवेयरनेस ऑफ मेंटल इश्यूज ऑफ एडोलेसेंस। अब यहां पे सिर्फ ये बात नहीं हुई कि एडोलेसेंस में जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, मेंटल इलनेसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बच्चे को पता हो, यानी पेरेंट्स को पता हो। तो ये बेटर है, ए ऑप्शन। क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज है तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं कि आप कॉमन सेंस जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सब आप लगा सकते हैं वहां। व्हाट इज करिकुलम, करिकुलम क्या है भाई, हिडन टेक्स्ट इन करिकुलम, इनफॉर्मल वेज ऑफ लर्निंग वैल्यूज, या फिर कोई एक ऑप्शन रहा होगा जिसमें एक्टिविटी सब कुछ दे दिया होगा, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फलाना ढिमकाना, तो वो ऑप्शन हो गया होगा, है ना। सिर्फ इनफॉर्मल वे नहीं है ये। हिडन करिकुलम अगर पूछा होगा यहाँ पे, अगर व्हाट इज हिडन करिकुलम पूछा होगा तो आंसर बी हो जाएगा। इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग वैल्यूज, इनडायरेक्टली आप सीख जाते हैं वैल्यूज को। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ हेडमास्टर, भाई जो आपका हेड टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो लीडर है एक तरह से स्कूल का, उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। अगर हम रोल ऑफ हेडमास्टर, मतलब बहुत तो नहीं हो सकते, जितना वेटेज है पेपर में आपके सिलेबस में उतने ही होंगे। तो हेडमास्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो हम कर चुके हैं कि सुपरविजन जो है ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। कंट्रोल करना भी एक होता है, बट सिर्फ बच्चों को कंट्रोल करना नहीं, पूरे सिस्टम पे ही, तो सुपरविजन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ देयर आर नो प्रोफेशनल काउंसलर्स इन द स्कूल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, यानी कोई प्रोफेशनल काउंसलर ही नहीं है। जैसे अगर हम दिल्ली के स्कूल्स में बात करें तो एक ईवीजीसी की पोस्ट होती है ना। तो अगर हम गाइडेंस एंड काउंसलर की, बेसिकली अगर हम बात करें, प्रोफेशनल काउंसलर्स ही नहीं होंगे तो मेंटल इलनेसेस आ जाएंगी बच्चों में, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट नहीं रहेगा करिकुलर एक्टिविटीज में, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे, क्योंकि काउंसलर क्या है, एक प्रोफेशनल है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं तो मेंटल इलनेस इसका ज्यादा अच्छा उत्तर होगा, क्योंकि करिकुलर ही नहीं, को करिकुलर एरियाज में भी हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने बताए हैं। 5+3+3+4 का फॉर्मेट पूछा ही गया है, FPMS, ध्यान रखिएगा इसको। FLN की फुल फॉर्म है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें बच्चा लिटरेट हो पाए, पढ़ना सीख पाए, साक्षरता आ पाए, और न्यूमरेसी यानी नंबर्स के साथ खेलना वो बेसिकली सीख पाए, ठीक। फिर बात आती है मेंटल हेल्थ से क्वेश्चंस, अभी हमने उस पर चर्चा की है। क्यों एक कॉन्ड्यूसिव या नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट जहां आप एम्पैथाइज कर सकें बच्चे से, है ना, कॉन्फिडेंशियल हो माहौल, इसके लिए मेंटल हेल्थ एक्ट भी है आपका, है ना। जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो कहीं 2014 की बात करेगा अगर ऑप्शन में आएगा, और मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो आपका 2017 वाला है, ठीक है। ECCE की फुल फॉर्म आपको पता है, अर्ली चाइल्डहुड, E फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक। आर्टिकल 45 में इसकी बात होती है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 3 से 6 एज ग्रुप, वही जो आपका एज ग्रुप है कौन सा, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी वाला, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं FLN भी इस पे फोकस करता है। FLN तो 9 साल तक जाता है, क्लास 1 और 2 तक भी, है ना, लेकिन उसका जो ECC वाला फाउंडेशनल पीरियड जिसको हम कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म होगी। न्यू एजुकेशन हम ऐसे ही बोल देते हैं नई पॉलिसी को, लेकिन इसका नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। RT लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से 135वां देश बना भारत। और आर्टिकल 21A जो है वो आपका राइट है, या हम कहें कि एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत RT को लेकर के आया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगर डिसेबल्ड है बच्चा तो 6 से 18 वर्ष की एजुकेशन। NCF की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक। टीचिंग टाइमिंग 45 मिनट्स होना चाहिए, जो आपका पीरियड का टाइमिंग है आइडियली। बाइपोलर डिसऑर्डर पे तो फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, NC बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई फील करेगा। NCERT से क्वेश्चंस थे ये आपके, इसमें जो आपका हिंदी वाला पार्ट है, फोनोलॉजी क्या है इस पे भी हम चर्चा ऑलरेडी
कर चुके हैं। कुल मिला के बात यही है, अगर आप बैच में रहे हैं तो मन से एक बार सारे सेशंस को रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और जब आंसर आएगा ना, मतलब जब आंसर की आएगी तो आपको ये भी पता लगेगा कि क्वालिटेटिव टीचिंग कंसाइज हो बेशक, उसमें क्वालिटी में और कहना तो नहीं चाहिए बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा, जिसको कुछ हद तक खरपतवार कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है ना। 5 P's मॉडल, ये मैंने एक्स्ट्रा में डाल दी है कुछ चीजें। 5 P's मॉडल बच्चों के साथ डील करने का, तो आप पेशेंस रखें, प्लानिंग रखें, प्रेपरेशन, पर्सपेक्टिव, परसेवरेंस। अब देखिए ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-4-5 क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मान लो परख की फुल फॉर्म पूछ ली, तो ये तो आपको पता होगा, FLN की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर अगर हम कह रहे हैं सफल की फुल फॉर्म पूछ ली, जो स्ट्रक्चर्ड आपका असेसमेंट है फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, ठीक, तो सफल की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर इस तरह का मान लो निष्ठा की फुल फॉर्म पूछ ली, टीचर्स के लिए एक प्रोग्राम है, ये मैंने बताया हुआ बैच में, है ना। या फिर मनोदर्पण है जैसे, तो मनोदर्पण एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये है कि मनोदर्पण है किसके लिए, तो मनोदर्पण आपका सीधा सीधा किसके लिए है, बच्चे के वेलबींग के लिए, साइको सोशल सपोर्ट के लिए है, जो कोविड के दौरान और उसके बाद भी चल रहा है मनोदर्पण। अगर हम बात करें तो ये 2 तरह से पूछ रहे हैं इसको, तो एक तो साइको सोशल वेलबींग के लिए, दूसरा लागू किसने किया, तो ये इसमें 2-3 चीजें, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं, MOI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया। और बात की गई किस चीज में, एनसीईआरटी में इसका एक सेल है, कि इसका जो सेल है प्रॉपर वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो एनसीईआरटी में। स्कूल्स में कौन से लागू हो रहा है, सीबीएसई के स्कूल्स में इसको एक तरह से कुछ हद तक कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसके लिए एक ऐप या एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, ठीक। हिडन करिकुलम से क्वेश्चन आया था, तो इनडायरेक्टली जो चीजें मेंशन नहीं होती, कोवर्ट करिकुलम भी इसको कह देते हैं। लीडरशिप से कई सारे क्वेश्चन थे, ऑफकोर्स वो आएंगे, पूरा एक टॉपिक है। एनईपी से भी कई सारे क्वेश्चन थे, ठीक। आरटी से 2-3 क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट किस पे बेस्ड, मतलब एनसीएफ किस पे बेस्ड है, इस तरह का भी क्वेश्चन था, लर्निंग विदाउट बर्डन, शाम वाली शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। मेंटल इलनेस ड्यू टू बैड पीयर ग्रुप, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब भी हो सकता है। न्यूट्रिशन, फैमिली एनवायरनमेंट, ये सब ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा, तो ये यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट भी इसका रीजन हो सकता है, या बैड पीयर ग्रुप। मेंटल इलनेस जो है यहाँ पे कारण हो सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो फैमिली एनवायरनमेंट भी यहाँ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे और ये सारी बातें करके FLN से क्वेश्चन है, मोर ओवर इट्स वेरी प्लेजर एंड ग्लैड टू फाइंड टीचर लाइक यू मैम। धन्यवाद, आप सभी का भी धन्यवाद जो इतने मुश्किल समय में भी विश्वास रख करके चलते रहे और मल्टीपल रिवीजन उन्होंने लिए कहने पे, है ना। क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर आप कितनी भी जगह से पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में अगर चीजें स्टिक नहीं है तो। और अगर खुद से ही हमें पढ़ना है तो हम कितनी ही एनसीईआरटी की पीडीएफ्स पढ़ लें, कितनी भी सीबीएसई के मैनुअल्स निकाल लें, एनआईओएस निकाल लें, इग्नू निकाल लें, बात यह है कि वो कम समय में कितना बेहतर क्वालिटेटिव हम पढ़ सकते हैं, है ना। कितना सारा हम पढ़ सकते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस में जो है उसको प्रॉपर अच्छे से कर सकें। दीक्षा प्रोग्राम किसने चलाया, तो अगेन एनसीईआरटी ही चलाती है ना, टीचर्स के लिए चलाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, एक निष्ठा भी है, मदर टंग और इन सब की बात हम कर चुके हैं। दीक्षा से क्वेश्चंस थे, एनसीएफ ईसीसीई की फुल फॉर्म, है ना, नेशनल करिकुलम फॉर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक। लीडरशिप से 5-6 क्वेश्चंस, हेडमास्टर से 2-3 क्वेश्चंस, हिंदी इजी थी। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा, FLN का फुल फॉर्म पूछा, है ना। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमें पता है FLN का, तो निपुण भारत की भी बात हुई है जिसमें हम FLN की बात करते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी। एन मैं भूल रही हूँ, निपुण एक बार देख लीजिएगा, मेरा पेपर नहीं है, आपका ज्यादा है, तो मेरा एक बार को चल जाएगा, रिकॉल ना कर पाना, काफी स्ट्रेसफुल समय रहा है, थोड़ी मेमोरी इफेक्ट है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा है आपका, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेशनल, ये निष्ठा है ना, ये भी टीचर्स के और हेड्स के लिए, स्कूल हेड्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा स्कीम। ये सब गवर्नमेंट के अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए हैं, चाहे वो दीक्षा हो, निष्ठा हो, टीचर्स के लिए। अगर हम बात करें तो ये बेसिक वही क्वेश्चंस है, व्हाट इज मैचुरेशन, आपको पता है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। कॉमन क्वेश्चंस को तो मैंने डाला ही नहीं है, थैंक यू मैम, आपका पढ़ाया हुआ आया था। अब ये इनफ एक कॉम्प्लीमेंट या सेटिस्फेक्शन होता है एक व्यक्ति के लिए, हालांकि ये पूरे समय रहा कि और ज्यादा क्या किया जा सकता है। इमोशनल फियर रिमूव करने की बात किसने कही थी, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा एक्ट दिया हुआ था, मेंटल हेल्थ का कोई एक्ट था या किस तरह से कह रहे हैं।
दीक्षा से एक क्वेश्चन था, RTX से क्वेश्चन था, बाल वाटिका एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। आपका अगर हम बात कर रहे हैं हाँ FLN से क्वेश्चन, सोशलाइजेशन ये 4-5 क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल, ये हर्बर्ट स्पेंसर और एडोलेसेंस पे क्वेश्चंस हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ मैम, टाइम नहीं मिलता था खाना बनाते टाइम, आपकी क्लासेस यूट्यूब पर देखी, मुझे लग रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा रहा। तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स मान लीजिए मैराथन वगैरह से भी क्लियर किए हैं तो उनको भी काफी मदद मिलेगी। मोर देन 95% क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर क्लासेस एंड नोट्स। ये सब पढ़ के अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट महसूस होता है। बाकी ये आप मैंने इसलिए भी डाला हुआ है कि एक्स्ट्रा चीजें जिनको पढ़नी है या वेरीफाई करना है, जो चीज यूज ऑफ ICT पे एक क्वेश्चन था कि कौन सी एक चीज बेहतर होगी तो लर्निंग बेहतर हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जिनमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे एक पेडागोजिकल माइंडसेट से तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। किस मिनिस्ट्री ने दिया है मनोदर्पण, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ECC की फुल फॉर्म, RT कब लागू हुआ, ये सभी ने बताया है। एक हफ्ते में कितने घंटे टीचिंग, 45 आवर्स, 45 मिनट्स का पीरियड। NEP फुल फॉर्म, ECC, FLN एंड एज, ठीक है। अगर 3 to 6 का ऑप्शन ना हो 3 to 5 लगा दीजिए, क्योंकि फिर वो 6 to 8 में बाकी 2 साल को फर्स्ट और सेकंड क्लास को काउंट कर देंगे, ठीक है ना। न्यू एजुकेशनल पैटर्न 5+3+3+4, पिक्चर प्लांट भी पूछ लिया, बढ़िया है। ओवरऑल इजी बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क, बाल वाटिका की एज, चलिए धन्यवाद। EPROM ये एक बार देख लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म, और है ना, ठीक है। ये सब वही क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं जो हम कर चुके हैं। लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। लीडरशिप में अथॉरिटेटिव मत लगा दीजिएगा, अगर डेमोक्रेटिक ऑप्शन में है या ट्रांसफॉर्मेशनल ऑप्शन में है तो इट्स बेटर, ठीक है। तो तेलंगाना से हैं और ये बड़ा कूल लगता है, साउथ इंडिया में अक्का बोलते हैं लोग तो अक्का और एक और अन्ना, हाँ देखिए। तो ऑल आई कैन से इज थैंक यू, अच्छा धन्यवाद। और रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी से 2 क्वेश्चन थे, वो आएंगे ही, चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के पेपर आपका सही आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं 2-4, उनको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। मल्टीपल टाइम्स उस सिलेबस के रिवीजन कर लेने हैं। एक मैराथन सेशन में और लूंगी और एनालिसिस भी हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे, ठीक है ना। आप जो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी ये PDF और कल वाली भी, उस पर भेज दीजिएगा। एक बार फिर से थैंक यू, आपने मेरी CDP की नैया पार लगा दी, चलिए बहुत ही बढ़िया। और बहुत बढ़िया, KVS रिटर्न क्लियर हो जाएगा लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक। जितना पढ़ाया है उतना इनफ है, मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया और मेरा पेपर अच्छा गया, और आपने जो पढ़ाया है उसी में से आ रहा है। ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो मैटर करते हैं, आपकी मेहनत सफल होती है इन चीजों में, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल पढ़ाया हुआ है, एक बार बैच खोल के देखिए, ठीक। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो हमारे एक प्यारे बच्चे ने बताए हैं, मतलब भाई है, तो मैं एक बार वो लेकर के आती हूँ, फिर हम आगे छुट्टी करेंगे, ठीक है। देखिएगा, बहुत सारी चीजें हटाई हुई हैं जो बहुत ही सिंपल थी, उनकी आपको आवश्यकता है भी नहीं, है ना। और अगर हम बात करेंगे CB हम कर चुके हैं डिस्कस, NCF 2005 NCERT ने दिया, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया, और 40% डिसेबिलिटी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, चाहिए तो नहीं। डिस्प्रेक्सिया पे क्वेश्चन, प्यूपिल टीचर रेशो, ये सब हम कर चुके हैं, है ना। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। अब किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कल कोशिश रहेगी जो एनालिसिस है वो थोड़ा पहले कर लें, 7 बजे के करीब, और जो आपका मैराथन सेशन है वो 9 बजे कर लें, कोशिश ऐसी पूरी रहेगी, है ना। और मैं व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसपे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कल भी भेज सकते हैं। सेशन आपको पसंद आया हो, आपको सेशंस ने हेल्प की हो, है ना। मेरी खुद से भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं और आपकी भी मुझसे बहुत ज्यादा रहती हैं, तो बट इस बात की खुशी है कि कम समय में जो भी हमने किया वो काम आ रही हैं चीजें डायरेक्टली, जो कि आनी भी थी, बट कई बार पैटर्न जो है वो अगर थोड़ा ज्यादा छेड़छाड़ कर दें लोग अपनी मर्जी से तो दिक्कत हो जाती है। और जितना भी काम किया है इस पे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कल भेज सकते हैं जिनका भी एग्जाम है, ठीक। ये नंबर है व्हाट्सएप पर 9311775205, ठीक है। नोट्स
मैंने यहाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स का एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो एक बार वहाँ टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी। जिनको बहुत ही आलस आ रहा है उनके लिए एक कंपाइल कर करके जो पीडीएफ है, कल का टाइम मतलब कल के एग्जाम वालों को मिल जाएगी पहले, ठीक है विकास, वो मिल जाएगी, टेंशन मत लो। वो जो ऑल यूनिट्स की पीडीएफ है आज रात को ही फाइनल करके उसको मैं सुबह तक आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए फिर कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगेन मैं वही बात कहूंगी, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बेटर है, मतलब वो अभी वही है जैसी चल रही है वैसी ही है। अभी फ्राइडे जाना है, हर एक फ्राइडे जाना होता है, तो तब पता लग पाएगा क्या स्थिति है। तो अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगेन अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का रखिए, बहुत ज्यादा इधर भटकिए मत। जो भी आंसर या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको ऑथेंटिक जगह से पढ़िए, ऑथेंटिक टीचर से पढ़िए। नहीं तो कई बार तो मेरे सामने कोई वीडियो आ जाती है, मैं देख लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आती वो पेडागोजी कि ये व्यक्ति क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है ना। ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बट ऐसे भी खतरनाक लोग हैं कि वो मैं भी देख के नहीं समझ पाती हूँ क्या कह दिया ये, है ना। तो हो सकता है भाई ज़्यादा हायर लेवल थिंकिंग चल रही हो, बट कोशिश कीजिए कि ऐसे टीचर्स और ऐसे ही ऑथेंटिक मटेरियल से पढ़िए जिसको कल आप चैलेंज कर पाएं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी पेपर में। ये जितने आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, जब आपको पता लगेगा कि आंसर की में थोड़ी बहुत गड़बड़ वो लोग भी करते हैं कि किसी एस्पेक्ट से दे दिया, पेडागोजी है, मैथ्स नहीं है, बट अगेन डॉक्यूमेंट्स को फोकस में रख करके, ऑथेंटिसिटी को फोकस में रख कर और मल्टीपल रिवीजन्स कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, है ना। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा। जिनका पेपर कल है उनको आज डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल द बेस्ट, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, कल मिलते हैं।